हेलो स्टूडेंट्स, हम बीएससी सेकेंड ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ा रही थी और आज हम पढ़ेंगे चिलेट्स। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है ये, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या केमिस्ट्री एक ही बात है। उसमें हम आज नया टॉपिक पढ़ेंगे, चिलेट्स। देखो, हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। उसमें मैंने आप लोगों को कहा था कि लिगेंड्स जो है वो मेटल के साथ जो बॉन्ड बना रहे हैं उसके डोनर एटम के आधार पे ये कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? मोनोडेंटेड लिगेंड्स, वो लिगेंड्स जिनके पास एक ही डोनर एटम होता है। पॉलीडेंटेड लिगेंड्स, वो लिगेंड्स जिनके पास एक से ज़्यादा डोनर एटम होता है और एक साथ ये इन सारे एटम्स को यूज़ करते हैं बॉन्ड बनाने में। मीन्स जिनकी डेंटिसिटी जो है वो एक से ज़्यादा होती है। और एम्बोडेंटेड लिगेंड्स, वो लिगेंड्स होते हैं जिनमें डेंटिसिटी तो 1 होती है। मीन्स एक बार में वो एक ही बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन इनके पास एक से ज़्यादा डोनर एटम होते हैं। अब हम यहाँ पे चिलेट्स में हम बात कर रहे हैं पॉलीडेंटेड लिगेंड्स की। वो लिगेंड्स जिनमें एक से ज़्यादा डोनर एटम प्रेजेंट होते हैं क्या कहलाते हैं? पॉलीडेंटेड लिगेंड्स। जब पॉलीडेंटेड लिगेंड्स किसी मेटल के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो वो एक से ज़्यादा डोनर एटम के साथ मेटल से बॉन्ड बनाएगा और इससे एक रिंग का फॉर्मेशन करेगा। और जब रिंग का फॉर्मेशन होगा तो ये जो कंपाउंड है ये क्या कहलाएगा? चिलेट्स कहलाएगा। और इस प्रोसेस को हम चिलेशन कहेंगे। क्या कहा मैंने? जब पॉलीडेंटेड लिगेंड्स किसी मेटल के साथ एक से ज्यादा डोनर एटम के साथ बॉन्ड बना के एक रिंग का फॉर्मेशन करे जिसमें मेटल भी उस रिंग का पार्ट हो, तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या कहलाएगा? चिलेट्स कहलाएगा। और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? चिलेशन कहलाएंगे। द कंपाउंड which contain at least one cyclic ring, किसके साथ? with cyclic ring formed by पॉलीडेंटेड लिगेंड्स with मेटल। वो कंपाउंड्स या वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जिनमें एटलीस्ट एक साइक्लिक रिंग हो, किसके द्वारा बनाई गई हो? फॉर्म्ड बाय, किसके द्वारा? पॉलीडेंटेड लिगेंड्स मेटल के साथ जो रिंग फॉर्म करते हैं क्या कहलाते हैं? चिलेट्स कहलाते हैं। इज कॉल्ड चिलेट्स एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड चिलेशन। और ये प्रोसेस क्या कहलाती है? चिलेशन कहलाती है। क्लियर? चिलेटिंग कंपाउंड्स या चिलेट्स जो होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं किसके कंपैरिजन में? नॉर्मल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के कंपैरिजन में। क्या कहा मैंने? चिलेट्स
are more stable as compared to without cyclic ring compound, या कहें विदाउट साइक्लिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और ये जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है ये क्या कहलाती है? चिलेट इफेक्ट कहलाती है। ये जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आई है रिंग के द्वारा, जो चिलेट रिंग के द्वारा जो स्टेबिलिटी आती है वो क्या कहलाती है? चिलेट इफेक्ट कहलाती है। बात कर रहे हैं हम चिलेट इफेक्ट्स की। क्या है? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ चिलेट आर कॉल्ड चिलेट इफेक्ट। क्या कहलाएगा ये? जो चिलेट में जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आती है हम उसको कहते हैं चिलेट इफेक्ट। हमने पढ़ा चिलेट क्या है? वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जिनमें एटलीस्ट एक साइक्लिक रिंग इस तरीके से हो जिसमें मेटल और पॉलीडेंटेड लिगेंड्स के एटम प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? क्या कहलाएंगे? चिलेट्स कहलाएंगे। चिलेट्स जो हैं वो मोर स्टेबल होते हैं किसके कंपैरिजन में? नॉर्मल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के कंपैरिजन में। और ये जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आती है ये कहलाती है चिलेट इफेक्ट। अब चिलेट इफेक्ट जो है वो स्टेबिलिटी को किस तरीके से इफेक्ट करता है, या ये जो चिलेट्स हैं ये ज़्यादा स्टेबल क्यों होते हैं, उसका रीज़न पढ़ेंगे हम। तो अब हम देखते हैं चिलेट स्टेबिलिटी। पहले हमने समझा चिलेट क्या है, फिर अब हम समझेंगे चिलेट स्टेबिलिटी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ चिलेट्स क्या है। जैसे COEN की होल थ्राइस +3, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो है वो चिलेट्स है। क्लियर? इथाइलिन डाइएमीन जो है वो कोऑर्डिनेशन कोबाल्ट के साथ एक रिंग का फॉर्मेशन करता है और क्या बनाएगा? साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। तो ये क्या कहलाएंगे? चिलेट्स कहलाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी ऑफ चिलेट्स। स्टेबिलिटी ऑफ चिलेट्स के बारे में अब हम जानेंगे। पहला फैक्टर है फैक्टर्स ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ चिलेट्स। पहला फैक्टर है इंक्रीजिंग एंट्रोपी। चिलेशन के कारण क्या आ जाती है? एंट्रोपी इंक्रीज हो जाती है। चिलेशन प्रोसेस में एंट्रोपी क्या होगी? इंक्रीज होगी। पहली बात कि एंट्रोपी इंक्रीज होती है तो प्रोसेस कैसी होगी? क्योंकि एंट्रोपी चेंज कैसा आ जाएगा हमारे पास? भाई एंट्रोपी इंक्रीज मीन्स बाद की एंट्रोपी ज़्यादा, पहले की एंट्रोपी कम।
और एंट्रोपी इंक्रीज हुई मीन्स एंट्रोपी चेंज, डेल एस, आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा। एंट्रोपी क्या है? डिसऑर्डरनेस। किसी भी सिस्टम में जो प्रेजेंट डिसऑर्डरनेस है वो क्या कहलाएगा? एंट्रोपी कहलाएगा। क्लियर? और जब एंट्रोपी चेंज की वैल्यू पॉजिटिव होती है, आपने एक पढ़ा होगा कि यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है वो लगातार बढ़ रही है। इसका मतलब यूनिवर्स में जो भी प्रोसेस होती है वो कैसी होती है? स्पॉन्टेनियस। मीन्स डेल एस, आपने स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरियाज भी पढ़े होंगे थर्मोडायनेमिक्स में। जब डेल एस की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 हो, मीन्स पॉजिटिव वैल्यू होती है, तो प्रोसेस होती है स्पॉन्टेनियस। और जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी उसमें जो प्रोडक्ट बनेंगे वो कैसे होंगे? स्टेबल। तभी तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हुई, स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, तभी तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हुई। भाई अनस्टेबिलिटी आती है तो कैसा होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। मीन्स आप कोई भी कंपाउंड अनस्टेबल की तरफ कब जाएगा? जब आपने उसको कोई बाहर से एक्स्ट्रा फोर्स दिया है, तो अपने आप कभी भी अनस्टेबल की फॉर्म में नहीं जाएगा। अपने आप कौन सी फॉर्म में जाएगा? स्टेबल प्रोडक्ट की फॉर्म में। अब देखो डेल एस इंक्रीज होता है किसके कारण? चिलेशन में। कैसे होगा? जैसे मान लो आपके पास एक कोई नॉन चिलेटिंग कंपाउंड्स है, CONH3 की होल 6 पे चार्ज है +3। इसको हमें कन्वर्ट करना है चिलेटिंग में। मीन्स कोई पॉलीडेंटेड लिगेंड से हमें रिप्लेस करना है। हम यहां पे EN ले लेते हैं। क्लियर? अब देखो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? COEN की होल थ्राइस +3 प्लस में 6NH3, इसी फॉर्म में बनेगा। ये हमारे पास रिएक्टेंट वाला सिस्टम था। मीन्स सबसे पहले इनिशियल सिस्टम था जिसमें कितने पार्टिकल्स थे? ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पूरा पार्टिकल, एक पार्टिकल ये रहा और 3 पार्टिकल पॉलीडेंटेड लिगेंड्स हैं। मीन्स कितने हुए? 4 पार्टिकल्स। जब हम प्रोडक्ट की साइड देखते हैं तो एक पार्टिकल ये रहा और 6 पार्टिकल्स अमोनिया के रहे। तो कितने पार्टिकल्स हुए? 7 पार्टिकल्स। मीन्स जब हम रिएक्टेंट से चिलेटिंग कंपाउंड्स, नॉन चिलेटिंग कंपाउंड से चिलेटिंग कंपाउंड्स की तरफ मूव कर रहे हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो रहे हैं। उस सिस्टम में नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज हो रहे हैं। जब नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज होंगे तो डिसऑर्डरनेस इंक्रीज होगी। मीन्स एंट्रोपी क्या हो रही है? यहां पे इंक्रीज हो रही है। और एंट्रोपी इंक्रीज होगी तो डेल एस की वैल्यू कैसी आ जाएगी हमारे पास? पॉजिटिव। और जब पॉजिटिव आएगी तो प्रोसेस कैसी होगी? स्पॉन्टेनियस। क्लियर? यहां से यहां तक मीन्स एक रीजन तो हमें समझ में आ गया कि चिलेटिंग प्रोसेस में एंट्रोपी इंक्रीज हो जाती है। चिलेशन के कारण एंट्रोपी इंक्रीज हो जाती है, जिससे चिलेटिंग कंपाउंड्स जो है वो मोर स्टेबल हो जाते हैं। किसके कंपैरिजन में? नॉन चिलेटिंग कंपाउंड्स के कंपैरिजन में। अब हम बात करते हैं दूसरा, रिजोनेंस। कुछ ऐसे पॉलीडेंटेड लिगेंड्स हैं जिनमें रिजोनेंस प्रेजेंट होता है और उस रिजोनेंस के कारण स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। सेकंड रीजन क्या है? भाई रिजोनेंस, आपने एरोमेटिक कंपाउंड्स में क्या कहते हो? रिजोनेंस इंक्रीज हुआ तो स्टेबिलिटी बढ़ी। क्लियर? तो यहां पे भी क्या होता है? सेकंड रीजन है रिजोनेंस, कि चिलेशन के कारण क्या क्रिएट हो जाता है? रिजोनेंस क्रिएट हो जाता है। रिजोनेंस के कारण क्या होगा? स्टेबिलिटी। कुछ ऐसे लिगेंड्स हैं जिनमें रिजोनेंस क्रिएट हो जाता है, जैसे एसिटाइल एसीटोनेट। फॉर्मूला होता है CH3 C डबल बॉन्ड O
C डबल बॉन्ड O CH3, ये फॉर्मूला होता है। ये जो है ये बाइडेंटेट CH2, सॉरी एक बीच में CH2 ग्रुप है, CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ये ग्रुप है। इसमें ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाता है, एसिटिक हाइड्रोजन, और इनोलेट फॉर्म में ये कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड्स बनाता है। यहाँ पे 2 डोनर एटम है, दोनों ऑक्सीजन डोनर एटम है। क्लियर। अब यहाँ पे डबल, सिंगल, डबल बॉन्ड इस तरीके से प्रेजेंट आ जाता है जब ये मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है। मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, रिजोनेंस क्रिएट हो रहा है। उस रिजोनेंस क्रिएट होने के कारण, क्रिएट रिजोनेंस, रिजोनेंस क्रिएट होने के कारण क्या होगा, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। एसिटाइल एसीटोनेट में स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है क्योंकि यहां पे रिजोनेंस क्रिएट हो जाता है। क्लियर यहां तक। थर्ड है रिंग साइज। अब आपने देखा होगा कि जो भी हम एरोमेटिक कंपाउंड्स बनाते हैं ज्यादातर वो 6 मेंबर्ड रिंग के होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो भी आप ज्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो बनाए वो 6 मेंबर्ड कंपाउंड होते हैं। क्लियर। या 5 मेंबर्ड कंपाउंड होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेन जो है वो कम होता है। वैसे ही कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड्स जिनमें चिलेटिंग रिंग जो है वो 5 मेंबर्ड या 6 मेंबर्ड रिंग जो बनेगी। रिंग साइज, थर्ड पॉइंट क्या है, रिंग साइज। तो रिंग का साइज कैसा होना चाहिए, या तो 5 मेंबर्ड एंड 6 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड रिंग चिलेट्स are more stable due to less strain। 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड जो रिंग होती है उसमें स्ट्रेन जो है वो मिनिमम होता है। इसीलिए ये जो ज्यादातर 6 मेंबर्ड रिंग बनती है। किसके कंपैरिजन में, 5 मेंबर्ड रिंग के कंपैरिजन में ज्यादातर 6 मेंबर्ड रिंग फॉर्मेशन होता है। क्लियर। फोर्थ पॉइंट है नेचर ऑफ मेटल आयंस। नेचर ऑफ मेटल आयंस। कौन से मेटल आयंस जो चिलेट बनाते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं, उसका ऑर्डर जो है वो इरविन विलियम्स ने एक सीरीज दी थी, उस ऑर्डर के आधार पे है, आपको याद रखना है। Mn+2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाली डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए दी थी। कौन से, 3D ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में Mn+2, फिर आयरन+2, मैग्नीज आयरन, फिर कोबाल्ट, निकल, कॉपर, और जिंक। इस ऑर्डर में मीन्स सबसे स्ट्रॉन्ग या सबसे स्टेबल कौन बनाएगा, जिंक+2 बनाएगा, और सबसे लेस स्टेबल मैग्नीज जो है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स चिलेट्स बनाएंगे। सबसे स्टेबल चिलेट्स किसके बनेंगे, जिंक के स्टेबल चिलेट्स, और ये कैसे होंगे, लेस स्टेबल चिलेट्स। विलियम इरविन
और विलियम्स, दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक सीरीज दी थी मेटल के आधार पे। ये कहा था कि यदि सेम पॉलीडेंटेड लिगेंड्स उनमें प्रेजेंट है तो इस ऑर्डर में उनकी स्टेबिलिटी इस ऑर्डर में रहेगी। जिंक जो है वो सबसे स्टेबल चिलेटिंग कंपाउंड्स बनाएंगे और मैग्नीज जो है वो लेस स्टेबल चिलेट्स बनाएगा। क्लियर? उसके बाद आता है स्टेरिक फैक्टर। यदि चिलेट्स में कोई बड़े कॉम्प्लेक्स, बड़े कंपाउंड, बड़े ग्रुप जुड़ गया तो वो क्या होंगे? लेस स्टेबल हो जाएंगे। फिफ्थ, स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक हिंटरेंस यदि ज़्यादा बढ़ जाता है तो चिलेट्स की स्टेबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। क्या कहा मैंने? स्टेरिक हिंटरेंस यदि ज़्यादा होता है तो स्टेबिलिटी क्या होगी? कम होगी। क्लियर? ये थे फैक्टर्स। स्टेरिक हिंटरेंस के कारण स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। हमने यहाँ पे 5 फैक्टर्स पढ़े थे। पहला फैक्टर पढ़ा हमने, एंट्रोपी इंक्रीज हो जाती है, इसीलिए इनकी स्टेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। फिर हमने दूसरा जो फैक्टर था वो ये बताया कि इसके कारण कुछ पॉलीडेंटेड लिगेंड्स ऐसे होते हैं जिनमें रिजोनेंस होता है, उस रिजोनेंस के कारण यहाँ पे स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। क्लियर? तीसरा हमने बताया रिंग का साइज। 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड जो चिलेट्स बनते हैं जिसमें 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड रिंग प्रेजेंट होती है, वो चिलेट्स जो हैं वो मोर स्टेबल बनेंगे। आप जो भी आप चिलेट्स बनाते हो या तो 5 मेंबर्ड रिंग के बनाते हो या 6 मेंबर्ड रिंग के बनाते हो, कभी भी आपने ऐसे कोई कंपाउंड नहीं बनाए होंगे। बहुत ही कम नोन कंपाउंड हैं जो 7 या 8 मेंबर है या 4 या 3 मेंबर है। क्लियर? उसके बाद 4th पॉइंट था कि चिलेट्स की जो स्टेबिलिटी है वो मेटल के नेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है। इसके लिए इरविंग विलियम्स ने एक सीरीज दी थी और वो सीरीज हमें याद रखनी है। 3D और ब्लॉक्स के एलिमेंट्स के लिए दी थी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। क्लियर? उसके बाद 5th पॉइंट है स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक हिंटरेंस इंक्रीज होने के कारण चिलेट्स की स्टेबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। जिन चिलेट्स में स्टेरिक हिंटरेंस नहीं होता है वो मोर स्टेबल होते हैं, लेकिन जहां पे स्टेरिक हिंटरेंस क्रिएट हो जाता है उसमें वो स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। अब कल की क्लास में हम पढ़ेंगे इन चिलेट्स का क्लासिफिकेशंस। ये जो चिलेट्स हैं ये इनमें मेटल और लिगेंड्स के बीच जो बॉन्ड बन रहा है उस बॉन्ड के नेचर के आधार पे इनको हम अलग अलग कैटेगरीज में देखेंगे। बाइडेंटेड के लिए अलग देखेंगे, ट्राइडेंटेड के लिए अलग देखेंगे, टेट्राडेंटेड में देखेंगे। इस तरीके से हम सारे लिगेंड्स लेते हुए चलेंगे, डेंटिसिटी चेंज करते हुए देखेंगे और उनमें कौन सा बॉन्ड एसिडिक हाइड्रोजन से बनता है तो वो कौन से नेचर का होगा, कोवलेंट नेचर का होगा या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होगा, और जो नॉर्मल लोन पेयर से बनता है, किसी डोनर एटम के लोन पेयर से बनता है, वो कौन से नेचर का होगा, और किसमें कौन से टाइप के नेचर के बॉन्ड मिलते हैं, वो सारा हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। मीन्स कल की क्लास में हम क्लासिफिकेशन ऑफ चिलेट्स पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।